मानसून में देरी को देख सरकार ने महंगाई के खिलाफ खोला चौतरफा मोर्चा। खाद और बीज पर सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। कमजोर मानसून ने बिगाड़ा घर का बजट। 15 दिन में 3 गुना महंगी हुई सब्जियां। सरकार ने आलू का MEP $450 प्रति टन तय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूसरी सरकारों को मिलते हैं 100 दिन का हनीमून पीरियड, उन्हें 100 घंटे भी नहीं मिले। 1 महीने पूरे होने पर अपने ब्लॉग में लिखा, आलोचनाओं के बावजूद जारी रहेंगे अच्छे काम। जब एक दूसरे के साथ डवटेल करके चलेंगे तो मुझे लगता है पूरे सेक्टर को और उपभोक्ता को, आम आदमी को फायदा दिलाया जा सकता है। हम ये खानों को खोलने का अगर लक्ष्य रखें तो मुझे लगता है रैपिडली कोल प्रोडक्शन इस देश में बढ़ना 2.5-3 साल से शुरू हो सकती है। मोदी सरकार करेगी रेडी टू गो कोयला खानों की नीलामी। CNBC आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जल्द से जल्द 24 घंटे बिजली का लक्ष्य, लेकिन अच्छी सुविधा के लिए बिजली चोरी रोकने की अपील की। डिफेंस में FDI की सीमा पर मंत्रालयों और कंपनियों में विवाद। कुछ कंपनियां 74% तो कुछ सिर्फ 49% FDI के पक्ष में। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। एक्सपायरी के दिन बाजार में दबाव। सेंसेक्स 250 पॉइंट तो निफ्टी 7500 के नीचे। कमजोर मानसून और गैस के दाम पर फैसला टालने से निराश। ऑयल एंड गैस शेयरों की हुई सबसे ज्यादा पिटाई। ब्रोकरेज हाउसेज ने गैस प्राइसिंग टलने के फैसले को सेक्टर के लिए बताया नेगेटिव। उरुग्वे को बड़ा झटका। स्टार स्ट्राइकर लुइस सुआरेज पर लगा 9 मैचों का बैन। पिछले मैच में इटली के खिलाड़ी चेलिनी को कंधे पर काटा था। और थोड़ी देर में दिखेगा रोनाल्डो का जादू। ग्रुप G में पुर्तगाल को टक्कर देगा घाना। जर्मनी से होगी अमेरिका की भिड़ंत। फीफा वर्ल्ड कप में आज होंगे आखिरी 4 लीग मैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े इससे पहले कुछ और सुर्खियां। सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने भेजा समन। यूपी सरकार की टूरिज्म और बिजनेस को बढ़ाने की हवाई योजना। 1 दर्जन शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए मंगवाए टेंडर। प्राइवेट एयरलाइंस को मिलेंगी कई सुविधाएं। और मर्सिडीज नहीं खरीद सकते तो क्या हुआ? अब किराए पर लेकर शान से चलाइए लग्जरी कार। दिल्ली, मुंबई समेत 5 बड़े शहरों में शुरू हुई सर्विस। मानसून में देरी को देखते हुए सरकार ने महंगाई के खिलाफ चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। आज सुबह प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अहम बैठक बुलाई। बैठक में कम बारिश वाले इलाके में सिंचाई की पुख्ता व्यवस्था करने और पर्याप्त बीज मुहैया कराने का फैसला लिया गया। साथ ही हर जिला के स्तर पर रणनीति बनाने का भी फैसला लिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, सरकार महंगाई रोकने की हर कोशिश कर रही है, क्या है योजना? देखिए, अब इस बैठक के बाद सरकार महंगाई के खिलाफ 2 मोर्चे पर काफ़ी सख्त रुख अपना सकती है और काफ़ी सक्रिय दिख सकती है। पहला तो होगा कि उत्पादन पर कैसे कोशिश की जाए कि उल्टा असर ना पड़े मानसून में कमी आने के बावजूद। इसके लिए अभी प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ये कहा गया है कि सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्त मुहैया कराई जाए, साथ ही साथ पर्याप्त बीज मुहैया कराई जाए। और अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि कृषि मंत्रालय ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिन जिन इलाकों में मानसूनी बारिश कम हो, जहां पे बिजली पर्याप्त मात्रा में ना हो, उन इलाकों में किसानों को डीजल सब्सिडी मुहैया कराई जाए। यानी किसान चाहे तो डीजल खरीद के पंप सेट से अपने खेतों में पानी डाल सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, और उसके एवज में उन्हें डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। और ये सब्सिडी हो सकता है कि 4000 से लेकर 4500 रुपए प्रति एकड़ तक की सब्सिडी दी जाए। साथ ही साथ यहाँ पे जिन इलाकों में पानी कम होता है, वैसे उन इलाकों में ऐसे बीज मुहैया कराए जाएंगे जो कम पानी में भी अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं। चूंकि ये बीज थोड़े से महंगे होते हैं, तो वो महंगे बीज का भुगतान किसानों को ना करना पड़े, ऐसे में बीजों पर भी सरकार सब्सिडी भारी पैमाने पर दे सकती है। इसका एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल जाए। ये तो रहा उत्पादन पर उल्टा असर ना पड़े, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। दूसरी तरफ सरकार
फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कहते हैं सप्लाई चेन की दिक्कत है, उसे दूर करने के लिए भी सख्त कदम उठा रही है। आज की बैठक में यह तय किया गया कि जो भी जमाखोर हैं, जो मानसून में कमी की आशंका को देखते हुए होर्डिंग करने में लग गए हैं, कालाबाजारी करने में लग गए हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनके मामले जल्द सुलझे, इसके लिए विशेष अदालतें गठित की जाएंगी और रोजाना के तर्ज पे राज्यों से हिसाब किताब मांगा जाए कि वो जमाखोरों के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, कितनी प्रभावशाली कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ खुले बाजार में ज्यादा से ज्यादा अनाज बेचा जाएगा, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, सस्ते दामों पर बेचा जाएगा, ताकि इनकी जमाखोरी के बावजूद इनकी कीमतें ना बढ़ें। और इनकी कीमतें अगर नहीं बढ़ती है तो एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है दूसरी चीजों पर भी, कि उन अनाज उन फसलों की कीमतें ना बढ़े। तो ये एक तरह से कहें तो महंगाई के खिलाफ सरकार ने अब चौतरफा मोर्चा खोल दिया है और पूरी कोशिश इस बात की होगी कि मानसून अगर कम भी होता है, मानसून धोखा भी देता है, तो महंगाई का मीटर ज्यादा ना बढ़े। शुक्रिया लक्ष्मण। प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में यह भी तय किया गया कि खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए राज्यों को 3 महीने का और वक्त दिया जाएगा। पिछली सरकार के फैसले के मुताबिक 5 जुलाई तक सभी राज्यों को इस कानून को लागू करना था, लेकिन कई राज्य अभी इसके लिए तैयार नहीं थे। 4 जुलाई को सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक भी बुलाई गई है। जो 20 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी, वहां जो है ये लागू नहीं हुआ है। तो अब ये प्रश्न हमारे सामने में था कि 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाए। तो उसी के संबंध में बैठक बुलाई गई और उसमें निर्णय हुआ कि 3 महीना और इसको क्या कहते हैं बढ़ाया जाए। दरअसल मानसून की बिगड़ी चाल ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। पिछले एक हफ्ते में मानसून की चाल ठहर सी गई है। मौसम विभाग नहीं मान रहा है कि देश में सूखे की स्थिति आ गई है, लेकिन हालात सूखे की ओर ही इशारा कर रहे हैं। मानसून का मिजाज बिगड़ गया है। 15 जून तक जिन इलाकों में मानसून को पहुंच जाना चाहिए था, वहां आज भी गर्म हवाएं चल रही हैं। आमतौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मानसून जून के मध्य तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक इन इलाकों में कड़ी धूप और तापमान करीब 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जिन इलाकों में जुलाई तक मानसून पहुंचता है, यानी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की स्थिति और भी चिंताजनक है। इस साल 5 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून की चाल दिन पर दिन धीमी पड़ती गई है। देर से ही सही दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक मानसून 10 जून तक पहुंच गया था। यही नहीं, पश्चिमी भारत में तटीय इलाकों के साथ पूर्व में असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून पिछले हफ्ते तक दस्तक दे चुका है। हालांकि उसके बाद से आगे नहीं बढ़ा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक लगातार 6ठे दिन मानसून की चाल सुस्त पड़ी हुई है। अब अगले हफ्ते ही इसे आगे बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जहां दूसरी सरकारों को 100 दिन या इससे ज्यादा का हनीमून पीरियड मिलता रहा है, उनकी सरकार को नसीब नहीं हुआ। सरकार के 1 महीना पूरे होने पर अपने ब्लॉग में मोदी ने लिखा है कि उनकी सरकार के खिलाफ 100 घंटे में ही ऐसे विवाद खड़े कर दिए गए जिनसे उनका कोई लेना देना भी नहीं था। प्रधानमंत्री ने अपनी एक चुनौती ये भी गिनाई कि दिल्ली में सत्ता के अंदर और बाहर एक तबका ऐसा है जिससे वो ये समझाना मुश्किल हो रहा है कि सरकार सकारात्मक बदलाव ला सकती है। मोदी का कहना है कि पहले इस बात की फिक्र थी कि शुरुआती 1-8 साल तो दिल्ली की कामकाज को समझने में ही निकल जाएंगे, लेकिन 1 महीने बाद अब मोदी सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि अब उनकी सरकार का आत्मविश्वास बढ़ा है और संकल्प और मजबूत हो गया है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रालयों और विभागों के प्रेजेंटेशन का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक इससे कई बेहतरीन सुझाव सामने आए और कई विभागों को शानदार रोड मैप भी मिला है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ने हर फैसला देश के हित को ध्यान में रखकर किया है और इसे वो आगे भी जारी रखेगी। सरकार अगले 2.5 साल में पावर सेक्टर की सभी समस्याओं को हल कर देगी। सीएनबीसी आवास संपादक संजय पुगलिया से खास बातचीत में पावर और कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वो पावर प्लांट्स के मैनेजमेंट को सुधार कर और एफिशिएंसी बढ़ाकर समस्याओं का कुछ तत्काल हल निकालेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पावर प्लांट्स को कोयला मुहैया कराने के लिए नई पॉलिसी पर काम कर रही है। अब उसकी गहराई में जब जाते हैं तो ध्यान में आता है कि उसमें से कुछ सब्सिडीज लॉस मेकिंग है। साथ में ध्यान में आता है कि आज जो लिंकेजेस हैं वो इतने इरैशनल हैं कि जब हम उसको रैशनलाइज करने जाएंगे तो हो सकता है एक कंपनी की लिंकेज अगर वेस्टर्न कोलफील्ड से है तो उसको ईस्टर्न कोलफील्ड में ट्रांसफर करना पड़ सकता है, या कोई सिंगरेनी के बदले महानदी से जाएगा,
या कलिंगा से जाएगा। अलग अलग प्रकार के सिनर्जीज है सातों कंपनीज में, जो जब एक दूसरे के साथ डवटेल करके चलेंगे तो मुझे लगता है पूरे सेक्टर को और उपभोक्ता को, आम आदमी को फायदा दिलाया जा सकता है। इट इज नेवर अ क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप, कौन मालिकियत रखता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। साधारणतः अभी तक का इतिहास जो रहा है उसमें तो 8-10 साल तक कोयले की खानी खुलती नहीं है। पिछली सरकार ने वादा किया था पावर फॉर ऑल बाय 2012, अब वो तो वादा कागजी रहा, उसके बाद जो हुआ वो तो आप सभी जानते हो, पब्लिक डोमेन में। हम समझते हैं, जब मैंने अफसरों से बात की, उनका कहना था कि पूरी नीयत से, हम अच्छी नीयत से काम करें तो भी सर 4 से 5 साल लगेगा कोयले खान खुलने के लिए। मैं समझता हूं जिस प्रकार का कोऑपरेशन मुझे मेरे पर्यावरण मंत्री से मिला है, माइनिंग मिनिस्टर से मिला है, जिस प्रकार की सीमलेस गवर्नमेंट आज चल रही है, जब हम फोन उठा के एक दूसरे से बात करके चीजें सॉर्ट आउट करते हैं, मुझे विश्वास है कि 2.5 से 3 साल से हम ये खानों को खोलने का अगर लक्ष्य रखें तो मुझे लगता है रैपिडली कोल प्रोडक्शन इस देश में बढ़ना 2.5-3 साल से शुरू हो सकती है। आज समस्या ऐसी है कि एक तरफ तो बिजली की खुलेआम चोरी हो रही है, एक तरफ कोयले की खानें खुल नहीं रही है, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, एक तरफ कंपनियों ने प्लांट्स लगा लिए बड़े बड़े जनरेशन के, लेकिन वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लगी नहीं है। मुझे लगता है जनता चाहती है कि आप पहले परफॉर्म करो, आप हमें अपनी ईमानदारी का नमूना दिखाओ, फिर हमसे बात करो अगर किराया बढ़ाना भी पड़े तो। और गुजरात का उदाहरण देखें तो जब सरकार ने ईमानदारी बरती, जब सरकार ने चोरी रोकी, जब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करके गांव-गांव, घर-घर तक 24 घंटे बिजली देना शुरू किया, तो वास्तव में बिना बिजली के दर बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाए एक कंपनियां जो 2,500 करोड़ का लॉस करती थी वो आज 500 करोड़ का प्रॉफिट करती हैं। और गत 12 वर्षों में सबसे कम अगर वृद्धि हुई है बिजली के दर में तो गुजरात में हुई है। कोयला और बिजली मंत्री पीयूष गोयल से इस पूरी खास मुलाकात को आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे। साथ ही इस इंटरव्यू को आप हमारी वेबसाइट hindimoneycontrol.com पर भी देख सकते हैं। बाजार में क्यों हावी है बिकवाली और कौन से शेयर्स ने बनाया दबाव, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिग्गज जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है योजनाएं, दिखाएंगे एक्सक्लूसिव बातचीत थोड़ी ही देर में। नई गैस की कीमत टाले जाने की वजह से एक्सपायरी के दिन बाजार में जबरदस्त दबाव दिखा। दिग्गजों के साथ साथ छोटे और मझोले शेयरों की भी पिटाई हुई, लिहाजा सेंसेक्स और निफ्टी 1% तक फिसलकर बंद हुए। ऑयल एंड गैस शेयरों में आज सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। बाजार में आज की हाईलाइट्स अब बता रहे हैं आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंह भी। सबसे ज़्यादा एक्शन दिखा ऑयल एंड गैस सेक्टर में और आज की गिरावट के पीछे वजह भी वही थी। कल देर शाम सरकार गैस प्राइस हाइक पर एक फैसला नहीं ले पाई, 3 महीने के लिए टाल दिया और ये बाजार पर भारी पड़ता हुआ दिखा। और इसके चलते बाजारों ने एक कमजोरी के साथ यूं कहें सतर्क शुरुआत की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी कमजोरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आए और इस कमजोरी को लीड पूरी तरह से इसी पैक ने किया। अब आप देखिए दिन भर कमजोरी के साथ ट्रेड हुआ। उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग के चलते एक्सपायरी के दिन थोड़ी बहुत आपको रिकवरी देखने को मिले, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट आखिरी आधे पौन घंटे में बिकवाली का दबाव और बढ़ते हुए दिखा और मुश्किल से 25,000 के लेवल को सेंसेक्स होल्ड कर पाया। निफ्टी में भी अगर आप देखें तो 7,500 के लेवल को तोड़ने की कोशिश निफ्टी ने आखिरी आधे घंटे में की और क्लोजिंग भी लगभग वहीं पर। इंटरेस्टिंग बात है कि इसी हफ्ते हमने एक और दिन 7,493 इसी लेवल पर क्लोजिंग भी होते हुए देखी। तो कुल मिलाकर क्लोजिंग के लिहाज से वही लोज हमने फिर से छुए हैं। दिग्गजों के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में शुरुआत थोड़ी मजबूती के साथ हुई, लेकिन आखिरी आधे घंटे में यहां पर भी दबाव दिग्गजों की तरह ही बढ़ता हुआ नजर आया और शायद यही वजह थी कि गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा थी आज के सेशन में। और एक्सपायरी के दिन जनरली आप ज्यादा वॉल्यूम्स की उम्मीद करते हैं। आज सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम होता हुआ नजर आया 6,82,000 करोड़ का। 6,86,000 करोड़ के वॉल्यूम हमने परसों ही देखे थे। अब जिन शेयरों से एक्शन हुआ, दबाव हुआ, वो ऑयल एंड गैस शेयर थे। ओएनजीसी, रिलायंस ने आज लीड करने का काम किया। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में भी साफ तौर पर इसी खबर के दम पर प्रेशर बना। पावर शेयर वीक थे। एनटीपीसी, टाटा पावर, सुज़लोन जैसे शेयरों में कमजोरी दिखी। वहीं रियल्टी शेयरों में डीएलएफ, डीबी रियल्टी जैसे शेयर काफी तेजी से गिरे।
मेटल शेयरों में भी मुनाफा वसूली का दबाव हावी रहा और इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में खासतौर से दिग्गज बैंक कोटक, इंडसइंड, बीओबी कमजोरी के साथ बंद हुए। मजबूती दिखी तो कैपिटल गुड्स शेयरों में या L&T भेल मजबूती के साथ बंद हुए। ऑटो एंसिलरी शेयर, छोटे छोटे शेयर आज काफी मजबूती के साथ बढ़े आगे। फिर से स्टील स्ट्रिप, भारत गियर्स जैसे छोटे शेयर मजबूत थे। ऑफशोर ड्रिलिंग कंपनियों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली अबान ऑफशोर पर एक FIs की तरफ से अपग्रेड आने के बाद। निफ्टी में इनके अलावा जिन शेयरों में एक्शन दिखा, ग्रासिम, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कोल इंडिया कमजोर थे। वहीं मजबूत शेयरों का जिक्र करें तो डिफेंसिव, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज जैसे। खबरों के दम पर एक्शन दिखा मोनसोंटो में। इनकी पेरेंट कंपनी ने एक बायबैक ऑफर दिया था विदेश में, यहाँ पर इसका सेंटिमेंटल इंपैक्ट आया। एसआर ऑयल 108 रुपये 80 पैसे में डीलिस्टिंग ऑफर लेकर आया, लेकिन स्टॉक में तेजी उससे बेहतर बनती हुई दिखी। और गल्फ ऑयल की एक डीमर्ज एंटिटी आज लिस्ट हुई, लेकिन स्टॉक पर 10% का दबाव दिखा डीमर्ज होने के बाद। ट्रेड टू ट्रेड में कुछ स्टॉक्स अब मूव होते हुए दिख रहे हैं 30 तारीख से, और उसका असर साफ तौर पर दिखा। NIT, BEML, एडलवाइज जैसे शेयर 5% से ज्यादा के नुकसान के साथ बंद हुए। कल 2 बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, सांघवी मूवर्स और साथ ही NRB बेरिंग। यहाँ पर 2 प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की ब्लॉक डील्स में, और ये दोनों ही स्टॉक आज कमजोर बाजार में अच्छी मजबूती दिखाने में कामयाब हुए। तो कह सकते हैं जून सीरीज का अंत एक कमजोरी के नोट के साथ होता दिखा है। रिफॉर्म की गाड़ी में तगड़ा ब्रेक लगने से ऑयल एंड गैस शेयरों में भारी बिकवाली हुई। जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के VC GV रेड्डी के मुताबिक देश में गैस की प्राइसिंग से ज्यादा गैस की उपलब्धता पर चिंता होनी चाहिए। हालांकि जब भी दाम तय हों उसमें कंज्यूमर और इंडस्ट्री के हित का ध्यान रखना होगा। I think the bigger challenge is availability of gas. So there's not enough gas going around. So once there's enough available, then one is worried about the price. But today for people who don't have gas at all, I think they're not so focused on price. I think the price will certainly have long-term implications. But one also has to balance the needs of the consumer with the needs of the oil and gas industry. और गैस प्राइसिंग के फैसले से एक झटका जरूर है। मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट इंडिया को उत्साह से लबरेज कर दिया है। हमारे नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के वाइस चेयरमैन GV रेड्डी ने कहा कि अगस्त तक कंपनी पूंजी जुटाने पर फैसला ले सकती है। We are looking at all options and seeing what is the best options. There are also a lot of investors who are looking at investing in various of our verticals. So I think depend on which move faster, which is more feasible. I think it's important that that the infrastructure investors forget about the GVK family, but even our minority investors have for the last few years suffered quite a bit. So it's important that when we do the next round of fundraising, we give them also confidence at the right price. I think in the next month or two we'll be ready with the plan. Plans are already afoot, but the people are working on it. सी प्लेन को लेकर सड़क परिवहन और जहाज उड़ानी मंत्री नितिन गडकरी काफी उत्साहित दिख रहे हैं। आज फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना वादा दोहराया। ये सुविधा सबसे पहले मुंबई में शुरू की जाएगी। जगह जगह पर इस प्रकार के टर्मिनल जो सी प्लेन के लिए और विशेष रूप से 500 कैपेसिटी का जो पैसेंजर फास्ट मूविंग जो बोट्स है उनके लिए अगर अवेलेबल होगा तो मुंबई का बहुत बड़ा ट्रैफिक अगर जलमार्ग से जाएगा तो मुंबई को काफी राहत मिल सकती है। अब इंफ्रा सेक्टर को पहले से ज्यादा आसान शर्तों पर बैंक से कर्ज मिलेगा। रिजर्व बैंक ने इंफ्रा सेक्टर से जुड़े लोन रीस्ट्रक्चरिंग नियमों में ढील दी है। नए नियम के तहत अगर कोई इंफ्रा प्रोजेक्ट को शुरू करने में 2 साल की देरी होती है तो भी इस प्रोजेक्ट को दिए गए लोन को स्टैंडर्ड ही माना जाएगा। वहीं अगर अदालती चक्कर की वजह से कोई प्रोजेक्ट 4 साल तक लटक जाती है तब भी कर्ज को रीस्ट्रक्चर नहीं किया जाएगा। जाहिर है इस नए नियम से जहां इंफ्रा कंपनियों को बैंक से आसानी से पैसा मिलेगा, वहीं बैंकों की भी प्रोविजनिंग से जुड़ी कॉस्ट में कमी आएगी। और इटली के खिलाड़ी को दांत से काटकर फंसे उरुग्वे के स्ट्राइकर सुआरेज कितने मैचों का लगा है बैन, बताएंगे आपको आगे। और थोड़ी देर में दिखेगा रोनाल्डो का जलवा। पुर्तगाल के लिए करो या मरो का मैच। पूरा अपडेट देखिए इस छोटे से ब्रेक के बाद। फुटबॉल वर्ल्ड कप का रोमांच चरम पर पहुंच गया। आज लीग राउंड के आखिरी 4 मैच खेले जाएंगे। मैदान पर गुस्सा दिखाने वाले खिलाड़ी बख्शे नहीं जा रहे हैं। वर्ल्ड कप से जुड़ी हलचल का पूरा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक।
मैचों से पहले आपको लुइस सुआरेज पर बैन की खबर बताएंगे। परसों इटली खिलाड़ी चेलिनी को दांत काटने वाले उरुग्वे के सुआरेज पर 9 मैचों का प्रतिबंध लग गया है और अगले 4 महीने तक सुआरेज किसी भी फुटबॉल कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही वर्ल्ड कप में उरुग्वे को बढ़ाकर करारा झटका लगा है, क्योंकि सुआरेज टीम के स्टार स्ट्राइकर हैं, जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे, गोल भी किए थे। इटली के साथ मैच के दौरान सुआरेज ने इटली के मिडफील्डर जॉर्जियो चिलेनी को कंधे पर दांत से काट लिया था और खुद उन्होंने ऐसा नाटक किया जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि जैसे उन्हें भी चोट लगी हो। उस वक्त तो रेफरी ने इसे नहीं देखा, लेकिन बाद में यह मामला फीफा की अनुशासनात्मक कमेटी के पास गई। उसके बाद कमेटी ने यह फैसला सुना है। सुआरेज पर 9 मैचों का बैन लग गया है। उरुग्वे के लिए बहुत बड़ा झटका। और कल दर्शकों को मेसी का जादू दिखा और ग्रुप एफ में अर्जेंटीना ने नाइजीरिया को 3-2 से हरा दिया। वैसे इस मैच को अगर हम मेसी वर्सेस मूसा भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि मेसी ने जब जब गोल किया उसके बाद मूसा ने करारा जवाब दिया। मेसी ने पहला गोल 3रे मिनट में कर दिया, लेकिन अगले ही मिनट मूसा ने गोल करके दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। मेसी ने दूसरा गोल फर्स्ट हाफ के इंजरी टाइम में किया तो दूसरा हाफ शुरू होते ही मूसा ने गोल करके हिसाब बराबर कर दिया। अर्जेंटीना के लिए निर्णायक गोल किया मार्कोस रोसो ने और ये गोल हुआ 50वें मिनट में। नाइजीरिया इस हार के बावजूद अगले दौर में पहुंच गया, क्योंकि इसी ग्रुप के एक और मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने ईरान को हराकर उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वहीं कल ग्रुप ई के दूसरे मैच में वर्ल्ड कप की दूसरी हैट्रिक लगी। यह कमाल किया जेडन शकीरी ने और इस धमाकेदार हैट्रिक की बदौलत स्विट्जरलैंड ने होंडुरास को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही स्विट्जरलैंड फ्रांस के साथ नॉकआउट स्टेज में पहुंच गया। शकीरी ने पहला गोल 3रे मिनट में ही किया तो दूसरा गोल 31वें मिनट में लगा। जेडन के आगे होंडुरास के डिफेंडर बिल्कुल असहाय नजर आए। तीसरा गोल 71वें मिनट में लगा और जर्मनी के मुलर के बाद जेडन हैट्रिक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। मौजूदा वर्ल्ड कप में तीनों मैच हारकर होंडुरास इस ग्रुप में आखिरी स्थान पर रहा। और अब आज के मुकाबलों की बात करेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज ग्रुप जी और एच के आखिरी लीग मैच खेले जाने हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस को उनका दीदार होगा जब 9:30 बजे रात 9:30 बजे पुर्तगाल की भिड़ंत घाना से होगी। आखिरी दौर में पहुंचने के लिए पुर्तगाल को यह मैच जीतना ही होगा, क्योंकि काफी अहम मैच है। पुर्तगाल अभी तो कोई मैच नहीं जीत पाया है। वहीं ग्रुप जी के दूसरे मुकाबले में जर्मनी की भिड़ंत अमेरिका से होगी। रात 1:30 बजे से ग्रुप एच के 2 मैच होंगे। अल्जीरिया की भिड़ंत रूस से होगी, जबकि दूसरी तरफ बेल्जियम को टक्कर देने मैदान में उतरेगी दक्षिण कोरिया की टीम। तो काफी दिलचस्प मुकाबले हमारे सामने आने वाले हैं। हमारे फुटबॉल एक्सपर्ट नोवी कपाड़िया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नोवी, आज के मुकाबले कैसे होने की उम्मीद है और क्या लगता है पॉइंट्स टेबल अब कहां देख रहे हैं आप? तो ग्रुप जी और ग्रुप एच के अंतिम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप जी में सारी नज़र है पोर्चुगल पे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के नंबर 1 प्रथम प्लेयर कि क्या वो पोर्चुगल को बचा सकते हैं। उन्हें घाना से जीतना ही पड़ेगा और बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, लेकिन वो भी उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि जर्मनी और अमेरिका दोनों 4-4 पॉइंट पे है। दोनों टीम ड्रॉ खेल गई तो दोनों टीम जर्मनी और अमेरिका राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाएंगे और पोर्चुगल चाहे कितने भी गोल से जीते उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त 2 मुकाबले होंगे, क्योंकि जर्मनी और अमेरिका के बीच में भी 2 कोचेस का संघर्ष है, गुरु चेला का संघर्ष है। क्योंकि जॉयकिम लो पहले यूर्गेन क्लिंसमैन के असिस्टेंट थे 2006 वर्ल्ड कप में। दोनों जर्मन कोचेज है। दोनों ने कहा कि हम आक्रामक मैच खेलेंगे और हम चाहते हैं कि ग्रुप को टॉप करेंगे, लेकिन ये समय ही बताएगा कि किस तरह का मैच ये खेलते। जर्मनी खैर इसमें पसंदीदा है कि ये अपने प्रथम स्थान पे आएंगे। तो लग रहा है कि पोर्चुगल एक और शानदार टीम विश्व कप से जल्दी अलविदा कर लेगा, जैसे स्पेन हुआ या इटली हुआ या इंग्लैंड हुआ या आइवरी कोस्ट हुआ। ग्रुप एच का देखें तो वहाँ बेल्जियम ने क्वालिफाई कर चुके 6 पॉइंट 2 मैच से। वहाँ जबरदस्त मुकाबला है रूस और अल्जीरिया के बीच में। क्या अल्जीरिया दूसरी अफ्रीकन टीम बनेगी जो राउंड ऑफ 16 पहुंच सकते? अपने विश्व कप के इतिहास में पहली दफ़ा उन्हें केवल ड्रॉ चाहिए पहुंचने के लिए। रूस फैबियो कैपेलो जो महान इटालियन कोच है, अभी तक उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया और केवल 1 पॉइंट है दक्षिण कोरिया से बराबर रहे। तो रूस को जीतना ही होगा और कपेलो शायद आज आक्रामक टीम उतारे। जगाएव उनके शानदार अटैकिंग मिडफील्डर और दोनों फॉरवर्ड अलेक्जेंडर कोकोरिन और अलेक्जेंडर खेरज़कोव को खिलाए तो वो कोशिश करेंगे अल्जीरिया को हराए, तो 4 पॉइंट पे पहुंच के क्वालिफाई करेंगे। अल्जीरिया जिन्होंने दक्षिण कोरिया को बहुत शानदार 4-2 से हराया था, उन्हें केवल ड्रॉ चाहिए
आगे जाने के लिए। दक्षिण कोरिया एक पॉइंट पे है और उनका भी एक आउटसाइड चांस बनता है कि वो बेल्जियम को बहुत ज़्यादा गोल से हराए और गोल डिफेंस अपना बेहतर करे, लेकिन वो काफ़ी असंभव लगता है। तो पूरी उम्मीद है बेल्जियम तो प्रथम स्थान पे आएंगे और दूसरे स्थान के लिए ज़बरदस्त मुकाबला रूस या अल्जीरिया, लेकिन अल्जीरिया का पल्ला थोड़ा भारी लगता है। शुक्रिया नोवी इस पूरे एनालिसिस के लिए। तो आज भी मुकाबले काफी दिलचस्प होने वाले हैं, लेकिन आज जो झटका लगा है उरुग्वे को, क्योंकि अगले स्टेज में अगर उसे अच्छा परफॉर्म करना है, आगे बढ़ना है, खिताब को जीतने की होड़ में बरकरार रहना है, तो वहां पे सुआरेज का बने रहना जरूरी था। लेकिन काफी उनके लिए बड़ा झटका है। सुआरेज पे 9 मैचों का बैन लग गया है और देखना होगा कि यहां से उरुग्वे की टीम कैसा परफॉर्म करती है। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई छूट को लेकर शुरू हुआ मतभेद, कितनी छूट मिलने की है उम्मीद, जानेंगे लक्ष्मण से इस ब्रेक के बाद। और क्यों सोनिया और राहुल गांधी को मिली दिल्ली की अदालत से समन, पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। केंद्र से सरकार जाते ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया और राहुल को समन भेजा है। नेशनल हेराल्ड अखबार केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर समन भेजा गया है। ये मामला नेशनल हेराल्ड अखबार के कब्जे से जुड़ा हुआ है। स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस के पैसे से नेशनल हेराल्ड को एक नई कंपनी बनाकर खरीदा गया। कांग्रेस ने माना था कि उसने एक कंपनी को लोन दिया था, लेकिन वो एक भावनात्मक फैसला था क्योंकि नेशनल हेराल्ड को पंडित नेहरू ने स्थापित किया था। अदालत ने मां बेटे को धोखाधड़ी की धाराओं के तहत समन भेजा है। दोनों को 7 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। डिफेंस में एफडीआई की छूट कितनी दी जाए, इसको लेकर मतभेद उभरने लगे हैं। हालांकि डीआईपीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन ने जो कैबिनेट ड्राफ्ट जारी किया है, उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में 74% और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी में 100% एफडीआई का प्रस्ताव है। लेकिन कुछ लोग शुरू में सिर्फ 49% एफडीआई ही चाहते हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, आपको क्या लगता है इस मतभेद के बीच डिफेंस में कितनी एफडीआई की छूट मिलने की संभावना अब दिख रही है? देखिए, हमें लगता है कि इस मतभेद के बीच डिफेंस सेक्टर में जो 74% और 100% का जो प्रस्ताव है शायद उतना ना हो पाए, लेकिन कम से कम 51% एफडीआई की छूट जरूर मिल सकती है। दरअसल जब डीआईपीपी ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट जारी किया, उसके बाद कुछ तबकों से, खासतौर से कुछ इंडस्ट्री की तरफ से ये मांगे आई कि नहीं 51% या 100%, 74% ना रखें, इसको 49% ही रखें। दलील ये दी जा रही थी कि इसकी वजह से खासतौर से जो घरेलू इंडस्ट्री और विदेशी हाथों में चला जाएगा। लेकिन हमें सूत्र बता रहे हैं कि सरकार का एक बड़ा तबका ये मान के चलता है कि नहीं, कम से कम 51% तो एफडीआई होनी ही चाहिए। अगर 51% से नीचे रखते हैं, 49% रखते हैं, तो उस एफडीआई की छूट का मतलब कोई कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पिछला अनुभव इस बारे में काफी कड़वा रहा है। 2001 से लेकर 2013 तक 49% एफडीआई की छूट थी, लेकिन उस वक्त किसी कंपनी ने यहां पे एफडीआई नहीं लाया। आया भी तो बहुत ही ना के बराबर। इस दौरान सिर्फ $5 मिलियन का एफडीआई आया, जो कि सबसे कम एफडीआई आने वाले सेक्टर में से डिफेंस सेक्टर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हालत यह है कि अगले 6 से 7 साल में करीब $250 बिलियन का डिफेंस इक्विपमेंट हमें खरीदना है। ऐसे में बहुत तेजी से डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। इसलिए कम से कम 51% एफडीआई होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डिफेंस सेक्टर की एफडीआई आने से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और इससे डिफेंस के सामान ना सिर्फ घरेलू खपत के लिए बनेंगे, बल्कि कंपनियां उसे एक्सपोर्ट भी कर सकेंगी। और विदेश में जिस तरह से अनुभव रहा है, चाइना का अनुभव, कि एक समय में चाइना इंपोर्ट करता था डिफेंस का इक्विपमेंट, लेकिन एफडीआई आने के बाद डिफेंस इक्विपमेंट उन्हीं देशों को एक्सपोर्ट करता है। तो ऐसी हालत में हम भी आ जाएंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। इस सेक्टर में रोजगार की बहुत ज्यादा संभावना है, वो संभावनाएं भी यहाँ पे बनेंगी काफी ज्यादा। और जो घरेलू इंडस्ट्री की, एक आध इंडस्ट्री की जो चिंता है, उसके लिए इस कैबिनेट ड्राफ्ट नोट में पर्याप्त सेफ गार्ड लगाए गए हैं कि इससे घरेलू इंडस्ट्री को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कि सरकार 51% डिफेंस में एफडीआई की छूट दे दे। शुक्रिया लक्ष्मण। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस के मेट्रो रूट को आज दोपहर 12 बजे से आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाकर इस रूट का उद्घाटन किया। इस रूट के खुलने से 70,000 यात्रियों को फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा द्वारका नोएडा रूट पर सफर करने वाले लोगों को होगा। अब लोग राजीव चौक के साथ साथ मंडी हाउस पर भी मेट्रो बदल सकते हैं। 3 किलोमीटर लंबे इस रूट पर 2 अंडरग्राउंड स्टेशन, जनपथ और मंडी हाउस है। This is one of the important steps
the DMRC has taken since 2002 for improving the lives of the people of the national capital. When the phase 3 Delhi Metro, with construction of 140 kilometers of metro rail is completed, it will significantly change the way we travel in the national capital region. दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के कोर्स पर विवाद को लेकर डीयू यूजीसी के बीच समझौते के आसार दिख रहे हैं। डीयू के प्रवक्ता मलय नीरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डीयू ने यूजीसी को नया प्रस्ताव भेज दिया है जिसमें वरिष्ठ शिक्षाविदों ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव में छात्रों को 3 साल में ऑनर्स की डिग्री देने की बात कही गई है। साथ ही डीयू ने यह भी दलील दी है कि छात्रों को नए सिरे से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। वहीं अब डीयू को यूजीसी के फैसले का इंतजार है। हालांकि आज शाम 5 बजे होने वाली यूजीसी की बैठक रद्द कर दी गई। अगली बैठक कब होगी इसकी जानकारी अभी यूजीसी ने नहीं दी है। यूपी सरकार की माने तो जल्द ही प्रदेश के कई शहरों तक आने जाने के लिए आपको ट्रेन या बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अखिलेश सरकार 1 दर्जन डेस्टिनेशंस को जोड़ने के लिए जल्द हवाई सेवा शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने प्राइवेट एयरलाइंस को कई सुविधाएं देने का भी ऐलान किया है। मेरठ हो या फिर कुशीनगर, जल्द ही आप घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के 12 शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए ओपन एयर स्काई पॉलिसी लेकर आई है। राज्य सरकार ने इसके लिए 10 जुलाई तक प्राइवेट ऑपरेटर्स से आवेदन मांगे हैं। योजना के मुताबिक लखनऊ से इलाहाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, गोरखपुर, सोनभद्र, कुशीनगर, चित्रकूट और मुरादाबाद की उड़ानें शुरू होंगी। इनके अलावा इलाहाबाद से मुरादाबाद और मेरठ, साथ ही बनारस से सोनभद्र की इंटरस्टेट उड़ानें शुरू की जाएंगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में कारोबार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं प्रदेश के कारोबारी भी राज्य सरकार की इस पहल से काफी खुश हैं। सब बाय ट्रेन और बाय रोड जाते हैं, क्लाइंट से मिलना होता है, क्लाइंट टाइम देता है तो उस टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। और हमें जैसे कई व्यापारी होते हैं, यही सब दिक्कतें उनके साथ भी आती है। अगर एयरवेज हो जाएगा तो हम लोग को बहुत फायदा होगा, टाइम पे पहुंच जाएंगे। हम लोग को अपना कारोबार उत्तर प्रदेश में करने के लिए रोड ट्रैफिक और ट्रेन रिजर्वेशन से जूझना पड़ता था, जिसमें कि बहुत समय लगता है। अब ये काम हम लोग का बहुत आसानी से हुआ करेगा, जिससे कि हम अपना समय ज़्यादा बिजनेस को दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों के बीच एयर कनेक्टिविटी के लिए ट्विन इंजन वाले छोटे एयरक्राफ्ट को उड़ान की इजाजत देगी। इसके लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स को कई इंसेंटिव भी देने का ऐलान किया गया है। मसलन सेवा देने वाले ऑपरेटर या एयरलाइन से 40,000 किलोग्राम तक के वजन वाले एयरक्राफ्ट के ईंधन पर केवल 4% टैक्स लिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ऑपरेटर को प्रति उड़ान कम से कम 6 सीट या एयरक्राफ्ट की कुल सीट क्षमता के 30% लोड की गारंटी देगी। राज्य सरकार की हवाई पट्टी और एयरपोर्ट पर उन्हें लैंडिंग और पार्किंग की सुविधा भी मुफ्त दी जाएगी। आगरा से कनेक्टिविटी, मुरादाबाद से कनेक्टिविटी, मेरठ से कनेक्टिविटी, लखनऊ के लिए एवं अन्य शहरों में आपस में, तो इसमें बहुत मूवमेंट रहने की हम लोग को उम्मीद है। और इसमें जो 2-3 हम लोग मेन कंसेशंस दे रहे हैं ताकि इसमें प्राइवेट ऑपरेटर्स आए, उसमें मुख्य रूप से ये है कि 6 सीट हम लोग परचेज करने की वो एक तरीके का परचेज गारंटी दे रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक गारंटी वाली 6 सीटों का इस्तेमाल वो खुद करेगी। शुरुआत में ओपन एयर स्काई पॉलिसी 3 साल के लिए होगी, लेकिन सरकार का कहना है कि ट्रैफिक को देखते हुए पॉलिसी की समय सीमा और डेस्टिनेशंस दोनों बढ़ाए जा सकते हैं। अतुल मिश्रा, दिल्ली। और म्यूचुअल फंड कंपनियों को सेबी चीफ यूके सिन्हा ने क्यों लगाई है फटकार? साथ में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की क्या है वित्त मंत्री से उम्मीदें, देखिए हमारी खास कवरेज इस ब्रेक के बाद। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने आज म्यूचुअल फंड कंपनियों को फटकार लगाई है। सेबी चेयरमैन के मुताबिक कई म्यूचुअल फंड सेबी के नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। यूके सिन्हा ने कहा कि म्यूचुअल फंड की किसी स्कीम में एक निवेशक का हिस्सा 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी इस नियम को नहीं मान रही है। सेबी ने ऐसे म्यूचुअल फंड्स को नोटिस भेजा है। यही नहीं, सेबी चेयरमैन ने कहा कि निवेशकों को जागरूक बनाने के लिए भी कंपनियां सिर्फ खाना पूर्ति कर रही हैं। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स देयर हैज बीन अ वायलेशन ऑफ दिस रूल. In some cases, we have found that while at the end of the quarter, a particular investor, which was having more than 25%, has somehow complied, but immediately when the next quarter starts, he is again crossing that limit.
I think time has come for all these practices to be given a complete go-by. If you want to be an aspirational industry, these things should not be allowed to continue. शेयर बाजार में तेजी से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी गदगद है। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी उदय कोटक ने कहा कि म्यूचुअल फंड कारोबार के अच्छे दिन आ गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 10 साल में इंडस्ट्री 100 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। म्यूचुअल फंड के अच्छे दिन आ गए हैं। If there's one thing which is clear is the intermediation industry, whether it's mutual fund intermediation revenues, whether it is distributors, technology is going to be a significant game changer, reducing the power of intermediation. Over the next 10 years, with the right values, ethics and culture, we will be probably celebrating 100 lakh crores of the mutual fund industry 10 years from now. नई सरकार के आने के बाद हर इंडस्ट्री ने अच्छे दिनों की उम्मीद लगाई हुई है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी चाहती है कि उसके पेंशन प्रोडक्ट को टैक्स छूट मिले ताकि उसकी लोकप्रियता बढ़े। वैसे बाजार की तेजी के चलते म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM के 10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के फ्लॉप होने के बाद म्यूचुअल फंड कंपनियों को पेंशन प्लान से उम्मीद है, बशर्ते इसे भी RGSS और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की तरह टैक्स छूट मिले। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा तो इसके अलावा REIT और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर भी टैक्स छूट की उम्मीद कर रहे हैं। सेबी इस बात को महसूस करती है, फील करती है कि पेंशन फंड्स के पैसे मार्केट में आने चाहिए। अब सरकार उस पर निर्णय ले पाती है या नहीं, ये तो आगे देखना होगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REITs और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को भी, जिसके हमारे रेगुलेशंस रेडी हैं, तैयार हैं, लेकिन उनके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में समझना होगा कि सरकार उनको पास थ्रू व्हीकल का स्टेटस देती है कि नहीं। म्यूचुअल फंड कंपनियां चाहती हैं कि ELSS पर मिलने वाली टैक्स छूट को और आकर्षक बनाया जाए। एज एमसी हम लोगों ने मिनिस्ट्री को दिया है कि ELSS का जो लिमिट है अभी 1 लाख के अंदर होता है TC के अंदर, तो उसको कैसे बढ़ाया जाए। बिकॉज हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म अगर इंडिया में हमें कैपिटल बढ़ाना है तो हमें चाहिए कि और पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट में आए। अभी जो 1 लाख की लिमिट है वो काफ़ी क्लटर्ड हो गई है, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए हमने रिकमेंडेशन दिया कि एक अलग विंडो बनाई जाए। जानकारों के मुताबिक घरेलू सेविंग का एक बड़ा हिस्सा अभी भी म्यूचुअल फंड की पहुंच से दूर है। ऐसे में म्यूचुअल फंड के लिए लंबे समय की पॉलिसी जरूरी है। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। BSE ब्रोकर फोरम के डायरेक्टर अनुल शाह ने सरकार से STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हटाने या फिर आधा करने की मांग की है। शाह ने कहा कि ये टैक्स लगाने के बाद न केवल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में कमी आई है, बल्कि इससे सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचा है। हम लोग अच्छे डिसीजन के वेटिंग में बैठे हुए हैं। ये बजट में 2008 के बाद 2013-14 का जो अभी इंडस्ट्रीज का जो पूरा हाल हुआ है, देखने जाए तो अपना जो G20 और जो ब्रिक्स 15 कंट्रीज है, हमारा वॉल्यूम जो 68% डाउनग्रेड हुआ है और गवर्नमेंट को 81,000 करोड़ की रेवेन्यू जो 2007-8 में जो मिलती थी वो आज की तारीख में 2013-14 के बजट में 4,300 करोड़ की गवर्नमेंट की रेवेन्यू आ गई है। ये छोटे छोटे टैक्स लगाने से आपको नेट फायदा नहीं होने वाला है और आप जो ये STT है उसको कम से कम हमारी मांग है कि आप उसको आधा कर दो। इंडिया से जो वॉल्यूम है निफ्टी के NSE में, उसका 60% वॉल्यूम सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में है और उसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो इंडिया से भी ज्यादा सिंगापुर में है। इसका मतलब हमारा मार्केट बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है और अभी तो ये निफ्टी है, थोड़े दिनों में वो हमारे जो सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स हैं उनको भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और अगर उन्होंने ऐसा किया तो मे बी रिलायंस विल बी ट्रेडेड मोर इन सिंगापुर देन इन इंडिया। और अब किराए पर लेकर करें लग्जरी मर्सिडीज की सवारी, कहां शुरू हुई है सुविधा, देखिए ब्रेक के बाद। और इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन अपने मेन्यू को क्यों बना रही है देसी, देखिए आगे। लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइस जेट ने आधी कीमत पर अतिरिक्त सेवाएं देने की खास स्कीम लॉन्च की है। स्पेशल स्पाइस फ्लैक्स ऑफर के तहत एयरलाइन यात्रियों से खाने पीने, चेक इन वरीयता,
पसंदीदा सीट, टिकट चेंज की फीस जैसी सुविधाओं के लिए केवल 749 रुपये ही चार्ज करेगी, जबकि टिकट के साथ इन सुविधाओं की कुल कीमत 3850 रुपये और स्पाइस फ्लैक्स के तहत 1500 रुपये है। स्पाइस जेट की ये स्कीम केवल 3 दिन के लिए है, जिस पर यात्री आज से सितंबर तक की यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने भी यात्रियों को 64,999 रुपये में अमेरिका का रिटर्न टिकट ऑफर किया है। हालांकि इस स्कीम के तहत 30 जून तक टिकट बुक कराने होंगे। अगर आप मर्सिडीज खरीद नहीं सकते तो उसे किराए पर लेकर खुद ड्राइव करने का शौक पूरा जरूर कर सकते हैं। कार रेंटल कंपनी कार्स ऑन रेंट ने मर्सिडीज के साथ देश में पहली बार लग्जरी कार के सेल्फ ड्राइव सर्विस शुरू की है। इस सर्विस में आप 1 घंटे से लेकर पूरे दिन के लिए कार किराए पर ले सकते हैं, वो भी वाजिब खर्च पर। अब तक देश में शॉफर वाली कारें ही किराए पर मिला करती थी, लेकिन कार रेंटल कंपनी कार्स ऑन रेंट ने पहली बार मर्सिडीज के साथ मिलकर देश में लग्जरी कार की सेल्फ ड्राइव सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के तहत आप मर्सिडीज सी क्लास और ई क्लास कार किराए पर ले सकते हैं। ये कार आपके नजदीक के कार्स ऑन रेंट पिकअप पॉइंट से ली जा सकती है। इसके लिए आपको कंपनी की वेबसाइट या फिर रिजर्वेशन नंबर पर कार बुक करनी होगी। सी क्लास कार का किराया 900 रुपए प्रति घंटा है और ई क्लास का किराया 1200 रुपए रखा गया है, जिसमें फ्यूल की कीमत शामिल होगी। 6,500 में सी क्लास और 9,500 रुपए में ई क्लास को दिन भर के लिए किराए पर लिया जा सकता है। आप 1 घंटे के लिए गाड़ी ले सकते हैं सिर्फ 900 रुपए में, तो एंड 900 रुपए में आपका फ्यूल भी इंक्लूडेड है। सो दैट्स द वे वीव केप्ट द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल। हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं किया है बिटवीन जो हमारी रेगुलर कार्स हैं सेल्फ ड्राइव में और जो लग्जरी कार्स हैं। द प्रोडक्ट इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स हेल्पिंग अस। फिलहाल माइल्स ब्रांड के तहत दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में ये सर्विस शुरू की गई है। कंपनी का कहना है कि जल्द ही चंडीगढ़, पुणे और अहमदाबाद में भी लग्जरी कारों की सेल्फ ड्राइव सर्विस शुरू की जाएगी। आगे जाकर सी और ई क्लास के अलावा मर्सिडीज की SLK और AMG वेरिएंट की कारें भी फ्लीट में शामिल होंगी। साथ ही BMW, ऑडी और पोर्श जैसी लग्जरी कारें भी इसमें शामिल करने की योजना है। कार्स ऑन रेंट के मुताबिक पिछले साल भर में सेल्फ ड्राइव सर्विस में 100% की ग्रोथ रही है। कंपनी का लक्ष्य अगले 1 साल में सेल्फ ड्राइव सर्विस में 1000 कारें शामिल करने का है और 3 साल में कंपनी इसमें 3 गुना तक बढ़ोतरी करेगी। अतुल मिश्रा, दिल्ली। अगर आप पिज़्ज़ा बर्गर से बोर हो गए हैं तो आप इनके स्वाद में देसी तड़के को मिक्स कर सकते हैं। तो आपके लिए हमारे पास एक अच्छी खबर है। आप अपनी बिक्री को संभालने के लिए डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट जैसे मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन अपने मेन्यू को अब देसी बना रहे हैं। जैसा देश वैसा भेस। मल्टीनेशनल कंपनियों को अब ये कहावत अच्छे से समझ में आ गई है। मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज भले ही ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, लेकिन अब इनके बीच देसी टेस्ट देने की होड़ मची हुई है। पिज़्ज़ा हट ने हाल ही में बिरयानी बिरिज़ा लॉन्च किया है, तो वहीं डोमिनोज इन दिनों स्पाइसी लेबनीज रोल को जोर शोर से प्रमोट कर रहा है। इस रेस में कॉफी चेन्स भी शामिल हो गए हैं। तभी तो CCD और कोस्टा कॉफी जैसे कैफे चेन्स ने भी अपने मेनू में वेज और नॉन वेज रैप्स जोड़ा है। फर्स्ट सैंडविचेस को इम्प्रूव किया, फिर स्टार्टर्स इंट्रोड्यूस किया। 6 महीने पहले हमने एक रैप इंट्रोड्यूस किया, अभी एक वेज रैप भी इंट्रोड्यूस किया है। हमारा ऑफरिंग्स जो है पूरा दे शुड बी हैप्पी विद इट, इसीलिए लोकलाइज होता है। आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर एवरीबडी। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज everyone is trying to launch new offerings only from the point of view that customers should not lose interest and should keep continuously coming. Customers को change चाहिए। दरअसल मंदी की भनक लगते ही लोगों ने फास्ट फूड खाना कम कर दिया है, जिसके चलते पिछले 1 साल में इन कंपनियों की कमाई पहले जैसी नहीं बढ़ रही है। पिज़्ज़ा हट की सेल्स ग्रोथ में तिमाही दर तिमाही 4% की गिरावट आई है, जबकि डोमिनोज की सेल्स ग्रोथ 14.6% तक गिरी है। वहीं मैकडॉनल्ड्स के 29 नए स्टोर खोलने के बावजूद भी सेल्स ग्रोथ में 10.6% की गिरावट देखी गई है। विदेशी कंपनियों की हालत और भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इन्हें लोकल फूड चेन से भी कांटे की टक्कर मिल रही है। फासोस जैसे लोकल फूड चेन देश भर में तेजी से अपना आउटलेट बढ़ा रहे हैं। टुडे हम 75 आउटलेट्स हैं अक्रॉस इंडिया, बेंगलोर, मुंबई, पुणे एंड अहमदाबाद। बहुत जल्द हम चेन्नई में भी शुरू करने वाले हैं और होपफुली बाय दिस ईयर एंड हमारे 100+ आउटलेट्स हो जाएंगे कंट्री में। विदेशी फास्ट फूड कंपनियों ने भले ही इटालियन फूड के साथ भारत में अपनी पहचान बनाई हो, लेकिन उन्हें अब समझ में आ गया है कि अगर और ग्रोथ करनी है तो हिंदुस्तानियों के टेस्ट का ख्याल रखना होगा। श्रीमी चौधरी, मुंबई। आवाज़ 9 में फिलहाल इतना है। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।